तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप राजभर और आज का जो हमारा वीडियो ये है पार्ट 5 ऑफ सीबी LODR सीबी लोडर का ये पार्ट 5 नंबर वीडियो है। एंड इससे पहले हमने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक ओवरव्यू, पूरा का पूरा चैप्टर का जो ओवरव्यू था, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं है, इस चैप्टर के बारे में पूरा हमने डिस्कस किया था। लोडर क्यों है, क्यों आया, हर एक चीज़, पूरा बेसिक बैकग्राउंड हमने पूरा डिस्कस किया चैप्टर वीडियो नंबर 1 के अंदर। 2 के अंदर हमने 4 टाइप के कंप्लायंस देखे थे। एक थे हमारा वन टाइम कंप्लायंस, क्वार्टरली कंप्लायंस, एनुअली कंप्लायंस, हाफ ईयरली कंप्लायंस। ये 4 कंप्लायंस के बारे में हमारा सेकंड नंबर वीडियो है। थर्ड वीडियो में हमारा इवेंट वाइज कंप्लायंस है, जिसमें हर एक इवेंट के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एंड इसके बाद वाला जो हमारा वीडियो है वो पूरा का पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर बेस किया हुआ है। एंड उसके एक्सेप्शंस के ऊपर भी हमने उस चैप्टर मैंने सब कुछ बताया हुआ है उस वीडियो में। ओके, लास्ट जो आज हमारा चैप्टर पार्ट 5 है, ये पार्ट 5 है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का ये जो पूरा का पूरा, अब आज ये पूरा का पूरा बुक से आपका चैप्टर खत्म हो जाने वाला है। इस बुक में आपका जो भी पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई टेंशन का बात नहीं है, सब कुछ एकदम ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हमारा और क्या, मेरा क्या और दो एम है। एक एम ये है कि हम सेबी का जो मैनुअल होना है, सेबी का जो ओरिजिनल LODR है, उससे हर एक रेगुलेशन को वन बाय वन करते हुए पूरा लास्ट रेगुलेशन तक देखेंगे। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट रेगुलेशन होगा उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, स्टार मार्क भी करवाऊंगा। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट हमारा टारगेट होने वाला वो हम किसी भी लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे, और वहाँ पे देखेंगे कि ये जो भी चीज़ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, क्या वहाँ पे है या नहीं, वहाँ पे जितनी पॉलिसीज़ है क्या वहाँ पे है या नहीं, वहाँ पे जहाँ पे हमने जितनी ये कमिटियाँ पढ़ी हैं क्या वो वहाँ पे है, क्या विजिल मैकेनिज्म के रिलेटेड कुछ है, क्या वो लोग सब कुछ रिटर्न फाइलिंग करते हैं। हर एक चीज़ हम लोग एक बार किसी भी लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट पर जाके विजिट करके चेक करेंगे। और मेजॉरिटी चांसेस है कि वो हम लोग रिलायंस कंपनी या फिर और टाटा जैसी बड़ी कंपनियों को ही चेक करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग अपने इस पार्ट 5 के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट, अगर आपके पास कॉपी पेन कलम नहीं है तो फटाफट लेके बैठ जाइए, या फिर अपना बुक निकालो भाई, क्योंकि बिना बुक का ये सिर्फ कहानी सुनना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको बुक लेकर ही बैठना है और जैसे जैसे यहाँ पे मैं बताते जा रहा हूँ आपको मार्क करते चलना है। ये लोडर आपको सिर्फ अभी नहीं बल्कि हमेशा काम आएगा। मतलब आप बिना लोडर के कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। बिना लोडर के आप आगे के एग्जाम के बारे में सोच ही नहीं सकते। हर सब्जेक्ट के अंदर लोडर मिलेगा आपको, और वो भी पूरा भर भर के मिलेगा। मतलब हर रोज आपको लोडर पढ़ के जाना होगा, ये अज्यूम करके जाना होगा कि लोडर तो मेरा डेली का है। ओके, चलिए आगे हम लोग रिलेटेड पार्टी के अंदर। रिलेटेड पार्टी डिफाइन क्या, देखो रिलेटेड पार्टी का जो डेफिनेशन आता है, रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन बेसिकली हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन है। और एक आता है हमारा सेक्शन 188, राइट, याद आ रहा है कुछ सेक्शन 188? नहीं, गुड, याद आना चाहिए आपको। वैसे हम लोग सबसे पहले रिलेटेड पार्टी का जो डेफिनेशन है, वो रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के अंदर दिया है। रिलेटेड पार्टी क्या है, व्हाट इज रिलेटेड पार्टी, ये डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दिया है, जो जानने का फिलहाल जरूरत नहीं है। हम लोग जो रिलेटेड पार्टी एक्चुअली क्या हो रहा है वो हम लोग पहुंचने वाले हैं सेक्शन 188 में पहुंचेंगे अभी। देखो, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बोला भी था कि आप एक बार रिलेटेड पार्टी चैप्टर पढ़ के आना, क्योंकि वो अगर आप पढ़े हुए हो ना तो ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। ये वाला पार्ट 5 बहुत इजी लगने वाला है, वरना थोड़ा सा टफ रहेगा। मैं वैसे भी आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। देखो कंपनीज एक्ट के अंदर क्या बोला कि देखो जो भी 20% शेयर होल्डिंग वाला पार्ट, provided that any person listed एंटिटी बिलोंगिंग टू द प्रमोटर, कोई भी अगर प्रमोटर या फिर प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करता है और 20% और मोर शेयर होल्डिंग अगर उसके पास है तो उसको हम लोग रिलेटेड पार्टी मान लेते हैं। अब प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप से रिलेट करता है, 20% शेयर होल्डिंग है, तो भाई वो तो ऑटोमेटिक प्रमोटर का उस पर कंट्रोल हो गया। मतलब प्रमोटर जो चाहता है वही कर रहा है एक तरह से देखे थे, तो वो हमारा रिलेटेड पार्टी है। ठीक है, प्रमोटर का ही बेनिफिट काम हो रहा है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग अपने अंडर कंपनीज एक्ट। अब देखो कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 276 के अंदर जो हमारा ये जो डेफिनेशन था ना, सेक्शन 276, यही डेफिनेशन पूरा का पूरा यहाँ पे रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन दिया हुआ है। और ये पूरा का पूरा डेफिनेशन अगर आपको पता होगा तभी आप रिलेटेड पार्टी का सम कर पाओगे, अदरवाइज आपसे रिलेटेड पार्टी का सम नहीं बनेगा। क्योंकि मान लीजिए वो एक आपको केस स्टडी देते हैं और केस स्टडी में बोलते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी है जिसके अंदर एक मैनेजर है और उसका रिलेटिव है, उसका रिलेटिव जो है वहाँ पे डायरेक्टर है एक प्राइवेट कंपनी के अंदर। क्या कंपनी इतना रुपये का ट्रांजेक्शन कर रही है, कंपनी ने ये काम किए हैं, क्या कंपनी ने बिना ऑडिट कमेटी के अप्रूवल के ये सारे काम किए हैं, क्या ये काम एक्सेप्टेबल है, अप्रूव होगा, हो सकता है या नहीं। तो उस समय आपको सोचना होगा यार ये है क्या, अगर कंपनी ट्रांजेक्शन कर रही है तो ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, क्या ये रिलेटेड पार्टी है। तो अगर रिलेटेड पार्टी है तो रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में कवर होना चाहिए। तो रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन के पास सबसे फटाफट हम सेक्शन 2 सब सेक्शन 76 से आके पूछेंगे कि भाई देखो तो जरा ये क्या ये रिलेटेड पार्टी है। सेक्शन 276 देखिएगा, बोलेगा हाँ यार ये तो रिलेटेड पार्टी है। जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये रिलेटेड पार्टी है, आपको पहले डेफिनेशन के अंदर आपको पूरा नहीं लिखना है, लिखना है क्या, एज पर कंपनीज एक्ट
2013 एज पर प्रेस्क्राइब सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट। अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता हो तो ठीक है, आपको अगर मान लीजिए प्राइवेट कंपनी का बोलते हैं तो सिर्फ प्राइवेट कंपनी का यूज़ कर सकते हो, पब्लिक बोलते हैं तो सिर्फ पब्लिक, क्योंकि 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो जो पर्टिकुलर पोर्शन बोलता है आप उसी पर्टिकुलर पोर्शन को एक्सप्लेन करो और कुछ नहीं। ओके एंड इसके बाद हम लोग क्या जाएंगे, उसके बाद वो केस में क्या बोला गया, उस क्वेश्चन में क्या बोला गया, फिर दोनों का कंक्लूड कर देते हैं हम लोग। ईजी लगता है वैसा तरीका। ओके अब आता है कि भाई ये सेक्शन 276 सबसे आप बोल रहे हैं भैया ये है क्या, ये सेक्शन 276 देखो, अगर आप ये पहले पढ़ चुके हो तो वहाँ वाला पोर्शन और यहाँ वाला पोर्शन बिल्कुल सेम आएगा। कंपनीज एक्ट का पोर्शन यहाँ वाला सेम है, क्योंकि ये भी वही वाला पोर्शन यहाँ पे उठा के छापा गया। डायरेक्टर एंड और हिज रिलेटिव, मतलब देखो ये है हमारी कंपनी, हमारी लाल कंपनी, चलो ठीक है, ये हमारी कंपनी लाल वाली, ठीक है, और ये होने वाली है जो भी दूसरी कंपनी, दूसरी डायरेक्टर जो भी होने वाली है, ठीक है, और ग्रीन कलर के लोग होंगे। अब देखो बोला क्या गया है, डायरेक्टर और हिज रिलेटिव, एक डायरेक्टर है या फिर इसका रिलेटिव है। ओके डायरेक्टर और हिज रिलेटिव, अब ये लोग क्या है ना, यहाँ सॉरी ये प्राइवेट कंपनी के बारे में बोला था, डायरेक्टर और उसका रिलेटिव ऑलवेज, डायरेक्टर अगर है मतलब मेरी कंपनी, ये मेरी कंपनी है, यहाँ का डायरेक्टर अगर इसी का कोई प्रॉपर्टी के साथ हम डील कर रहे हैं, इसी के कोई चीज़ के साथ डील कर रहे हैं तो वो रिलेटेड पार्टी हो गया। डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर का रिलेटिव है, उसके प्रॉपर्टी के साथ डील करे तो भी रिलेटेड पार्टी हो गया। ओके अब बोले भाई डायरेक्टर नहीं है ना ही रिलेटिव है, वो क्या है, की मैनेजर पर्सन है, KMP है, की मैनेजर पर्सन है, KMP है सर। तो बोले KMP है ना, KMP है ना, KMP से भी अगर ट्रांजेक्शन कर रहा है तो भी वो क्या माना जाएगा। अब KMP का डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, एज्यूम करके चल रहा हूँ। KMP अगर नहीं पढ़े हो तो फिर डेफिनेशन क्लॉज में जाके एक बार KMP का डेफिनेशन देख लीजिए। KMP का से भी अगर हम लोग हमारी कंपनी डील करी तो बोलेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। कोई एक फर्म है, ये एक फर्म है जहाँ पे मेरे यहाँ का डायरेक्टर, मेरे यहाँ का मैनेजर या फिर इन लोगों का रिलेटिव, डायरेक्टर मैनेजर या फिर इनका रिलेटिव, ठीक है, यहाँ पर ये लोग क्या है, थोड़ा सा ओके, यहाँ पर ये लोग कौन है, यहाँ पे जाके ओके ये वाला क्वेश्चन आपका गंदा हो गया, यहाँ पे क्या है, पार्टनर है, ये एक फर्म है तो फर्म में कौन होगा, पार्टनर होगा। ओके मतलब मेरे यहाँ का जो डायरेक्टर है वो तुम्हारे यहाँ पे क्या है, पार्टनर है, मेरी कंपनी का डायरेक्टर तुम्हारे कंपनी में पार्टनर है। तो ये जो डायरेक्टर, हम मान लो इस कंपनी में भी डायरेक्टर है, उस कंपनी में भी, उस कंपनी उस फर्म में जाके पार्टनर बन गए तो हम दोनों जगह मेरा इंटरेस्ट हो गया, तो हम उस वो मेरा रिलेटेड माना जाएगा। ओके नेक्स्ट प्राइवेट कंपनी, एक कौन है, प्राइवेट कंपनी, जहाँ पे हम या फिर मेरा मैनेजर या फिर मेरे रिलेटिव, ठीक है, डायरेक्टर मेरा मैनेजर, डायरेक्टर कंपनी का डायरेक्टर या फिर कंपनी का मैनेजर या फिर कंपनी का डायरेक्टर और मैनेजर का रिलेटिव, ये लोग क्या है, उस प्राइवेट कंपनी में मेंबर है या डायरेक्टर है। अब प्राइवेट कंपनी में तो पार्टनर होते नहीं है, प्राइवेट कंपनी में कौन होगा, मेंबर होगा या डायरेक्टर होगा। अगर ऐसे लोग हैं तो उस प्राइवेट कंपनी को भी हमारा रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है भाई एक पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी में प्रॉब्लम ये ना कि पब्लिक कंपनी में बहुत लोग का कम होल्डिंग होता है, ठीक है, तो ऐसे नहीं बोला जाता कि अगर आपका होल्डिंग है सिर्फ आपके पास कुछ भी आप करके बैठे हो तो फिर मतलब फंस जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस क्या है, पब्लिक कंपनी इन विच अ डायरेक्टर, जिसमें एक डायरेक्टर और मैनेजर, ठीक है, हमारे यहाँ का डायरेक्टर है या फिर हमारे यहाँ का मैनेजर है, उस पब्लिक कंपनी में, कौन से कंपनी में, उस वाले पब्लिक कंपनी में हमारे यहाँ का डायरेक्टर, ये इस वाले पब्लिक कंपनी में यहाँ पे जाके ये क्या है, डायरेक्टर है, ठीक है, हमारे यहाँ का मैनेजर डायरेक्टर वहाँ जाके डायरेक्टरशिप होल्ड करके रखा हुआ है या फिर उसका रिलेटिव लोग बैठा हुआ है वहाँ पे, और 2% पेड अप शेयर कैपिटल, कितना, 2% पेड अप शेयर कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप वो लोग मिलकर, हम अकेले, मेरा डायरेक्टर के साथ, मेरा रिलेटिव के साथ, हम सब लोग मिला जुला के भी अगर 2% होल्ड कर लेते हैं उस कंपनी में तो मानेंगे कि ये कंपनी हम रिलेटिव है, रिलेटेड पार्टी है। कितना परसेंट, 2%, सिर्फ और सिर्फ 2%। क्या बोला गया, पब्लिक कंपनी, ध्यान से समझिएगा, पब्लिक कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। पब्लिक कंपनी के लिए क्या है, एक डायरेक्टर एंड मैनेजर, हमारे यहाँ का डायरेक्टर या फिर मैनेजर है, उस जगह पे भी जाके डायरेक्टर बना हुआ है और या फिर होल्ड कर रहा है, ये डायरेक्टर छोड़ो, होल्डिंग है हमारी सिर्फ 2% की, रिलेटिव है हम। ओके इज अ डायरेक्टर एंड, यहाँ एंड डायरेक्टर तो हम हैं ही और होल्ड भी कर रहे हैं, अपने खुद अकेले भी होल्ड कर सकते हैं 2% या फिर हम अपने रिलेटिव के साथ भी होल्ड कर सकते हैं। अब रिलेटिव कौन होते हैं, वही जो कंपनी एक्ट के अंदर रिलेटिव का डिफिनेशन है, फादर मदर बच्चे आ जाते हैं आपके। ओके एनी बॉडी कॉर्पोरेट, अब ये बॉडी कॉर्पोरेट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि
यहाँ पे ना ही कोई पब्लिक कंपनी बोला गया है, ना ही एक प्राइवेट कंपनी बोला गया है, बोला एक बॉडी कॉर्पोरेट। बोल दिया कि एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके अंदर क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा एक सरकमस्टांस दे दिया कि ऐसा ऐसा ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। उस कंपनी के लोग, उस बॉडी कॉर्पोरेट के लोग हमारे कस्टम, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही काम करता है, एकस्टम टू एक्ट है, हमारे ही अनुसार काम करेंगे, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही वो काम करेंगे। तो बोलेंगे कि वो बॉडी कॉर्पोरेट भी हमारी रिलेटेड पार्टी है, उसके साथ जो भी किया हुआ ट्रांजेक्शन है वो सारा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई एडवाइस देता है, मतलब प्रोफेशनल एडवाइजर हो सकते हैं, लाइक सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट्स, ये लोग क्या है, प्रोफेशनल एडवाइजर हैं। अभी अगर ये लोग एडवाइस देते हैं और इनको आप रिलेटेड पार्टी बना देंगे तो ये लोग एडवाइस देंगे, मतलब इनके लिए तो सब कुछ रिलेटेड पार्टी हो गया। जिसको एडवाइस देते हैं भैया ये भी एक कस्टम टू एक्ट हो गया, रिलेटेड पार्टी। बॉडी कॉर्पोरेट है ही, पब्लिक कंपनी भी तो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, प्राइवेट कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। अब उसको कोई भी एडवाइस दे रहा है तो वो उसी एडवाइस के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो बोलेंगे कस्टम टू एक्ट है भैया, आप बन गए रिलेटेड पार्टी, हो गया झमेला। तो बोला कि भाई अगर आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है होल्डिंग सब्सिडरी। अब मेरी कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज रिलेटेड, ठीक है। सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी विच इज ऑल्सो सब्सिडरी इज ऑल्सो रिलेटेड पार्टी। ओके, नेक्स्ट, व्हेन विल द ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी मटेरियल, कब ये जो ट्रांजेक्शन है इसको हम लोग मटेरियल बोलेंगे। देखो, अब मान लो एक रिलायंस जैसी बड़ी सी कंपनी है, ठीक है। अब रिलायंस जैसी कंपनी एक छोटी सी कंपनी के पास से 10 रुपये का सामान खरीदती है या फिर स्टेशनरी खरीद रही है। रिलायंस कंपनी का हो ही सकता है ना, कोई भी कंट्रोल स्टिक डायरेक्टर का होल्ड हो सकता है आईटीसी के अंदर, पॉसिबल है। अब क्या इसका मतलब है कि आईटीसी कॉपी भी बनाती है तो क्या उससे कॉपी नहीं खरीदेंगे, हम स्टेशनरी नहीं खरीदेंगे, खरीद सकते हैं। मटेरियल कब मानेंगे, अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अगर हम रिलेटेड पार्टी बोलना स्टार्ट कर दिए तब तो हो गया झमेला। अब जो आर्म्स लेंथ प्राइस पे ऑलरेडी हैं, जो मार्केट वैल्यू पे हम खरीद ही रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बोला क्या गया, किस चीज़ को हम मटेरियल मानेंगे और किस चीज़ के लिए ये जो पूरा का पूरा प्रोविज़न है ये एप्लीकेबल होगा। देखो, अगर आप 10% जो भी हमारा ट्रांजेक्शन है, अब मेरा अकेला है, साल में एक ही ट्रांजेक्शन करता है, मान लो मेरा मेरी कंपनी का जो कंट्रोल है, मेरी कंपनी का जो टर्नओवर है वो है तुम्हारा 100 रुपया, लिस्टेड कंपनी 100 रुपये का टर्नओवर है। ओके, हम पहले 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया से करके 5 बार ट्रांजेक्शन करते हैं, ऐसा सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है ना, सब मिला के 10 रुपया होता है, 10% हो गया, सब मिला के 10% हो गया ना, इसको भी बोलेंगे कि ये रिलेटेड पार्टी हो गया, मेरा मटेरियल ट्रांजेक्शन हो गया। ओके, अगर हम एक ही ट्रांजेक्शन करते हैं 12 रुपया का तो भी ये माना जाएगा कि रिलेटेड हो गया, तभी भी जान मटेरियल रिलेटेड हो गया, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि ये 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर। अब एनुअल कंसोलिडेटेड वर्ड इज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिर्फ एनुअल टर्नओवर देख के, मान लो एग्जाम में आप देख लिए कि एनुअल टर्नओवर आपके दिमाग में, हाँ एनुअल टर्नओवर था, एनुअल टर्नओवर था, एकदम एनुअल टर्नओवर था, अचानक से वहाँ आप बोल दिया कि आपकी प्राइवेट, आपकी सब्सिडरी, आपकी दोनों मिला के आपका जो ये है, मतलब टोटल टर्नओवर है वो है 200 का, ठीक है, और कंपनी ने किया है 12 रुपये का ट्रांजेक्शन, क्या ये मटेरियल ट्रांजेक्शन है या नहीं। अब आपके दिमाग में तो क्या घूम रहा है भाई, हाँ हाँ एकदम एकदम एनुअल टर्नओवर था, लेकिन कंसोलिडेटेड टर्नओवर बोला गया है यहाँ पे, आपका कंसोलिडेटेड टर्नओवर। अब हम अपनी सब्सिडरी सबको मिला जुला कर देखेंगे, मेरा कंसोलिडेटेड टर्नओवर अगर 10% से ज़्यादा बढ़ता है तभी उसको हम मटेरियल मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। तो ये कंसोलिडेटेड वर्ड आपका पूरा का पूरा 4 मार्क्स खा जाएगा। सिर्फ एक कंसोलिडेटेड वर्ड अगर दिमाग में नहीं आया तो 4 मार्क्स गया हवा खाने, राइट। नेक्स्ट, अब मान लो हम 1 जुलाई 2019 से ये एप्लीकेबल हुआ था, इसमें क्या बोला गया कि भाई हम अपनी कंपनी का ना रॉयल्टी या फिर ब्रांड वैल्यू का इस्तेमाल कर रहा है। रिलायंस जैसी कंपनी अपना ब्रांड वैल्यू का इस्तेमाल करके सिर्फ 5% का ट्रांजेक्शन करेगी, कितने का भाई, सिर्फ और सिर्फ 5% का, और वो भी कंसोलिडेटेड टर्नओवर का। 5% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड वर्ड नहीं छोड़ सकते, बाई मिस्टेक भी मत छोड़ना, पूरा का पूरा 4-5 मार्क्स जीरो हो जाएगा भाई, बता दे रहा हूँ कि अगर आप 5%, कितना, सिर्फ और सिर्फ 5%, कब, अगर आप ब्रांड वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हो, रॉयल्टी का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके बाद वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, मेरी एक आईटीसी कंपनी के साथ एक ट्रांजेक्शन होगी जिसमें मेरा ब्रांड वैल्यू इस्तेमाल होगा, वैसे आईटीसी की भी बड़ी ब्रांड वैल्यू है, मैं रिलायंस कंपनी एग्जांपल है, तो मेरा ब्रांड वैल्यू इस्तेमाल होगा तो लोग को ज़्यादा ट्रस्ट होगा। अब मेरा ब्रांड वैल्यू से भी अगर हम ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना तो 5% ही सिर्फ कंसिडर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5%। पहले कितना था, 10%, नॉर्मल काम के लिए 10%, लेकिन अगर हम रॉयल्टी या फिर ब्रांड यूज़ कर दिए
तो कितना हो गया 5%। और किसका 5%? कंसोलिडेटेड टर्नओवर, एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारा पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट था उसके हिसाब से, अब 20 साल वाला तो बना नहीं है भाई, पिछले साल वाला जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट था उसके हिसाब से जो हमारा एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर है उसका 5% या 10% देखेंगे। क्लियर? ये पॉइंट से अगर क्वेश्चन बन गया ना, और अगर कंसोलिडेटेड वर्ड अगर आपके दिमाग से बाहर निकला तो आपका पूरा का पूरा 4 या 5 मार्क्स का 0 हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। या फिर अगर वो बोल देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स के लिए बोल सकते हैं रिलेटेड पार्टी कौन कौन सा मटेरियल रिलेटेड पार्टी है आप बता दो, तो सिर्फ 2 ही पॉइंट बोलने हैं, लेकिन अगर दोनों पॉइंट में आप कंसोलिडेटेड वर्ड खा गए ना तो आपका मार्क्स खा जाएंगे। ठीक है? सेबी टफ नहीं है लेकिन टेक्निकल बहुत है। सेबी को मैं टफ नहीं बोलता कभी भी, सेबी में टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा है, अगर टेक्निकल पॉइंट्स भूल गए तो फिर वो मार्क्स नहीं देगा आपको। ओके, नेक्स्ट। अब मान लो हमारी कंपनी एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करने जा रही है, बोली कि हाँ भाई हमको करना है, और ट्रांजेक्शन करने से कभी रोकथाम नहीं होता है, क्योंकि अगर बिजनेसमैन बिजनेस ट्रांजेक्शन ही नहीं करेगा तो क्या करेगा, राइट? तो बिजनेस को ट्रांजेक्शन करने से आप मना नहीं कर सकते, आप ट्रांजेक्शन करो, रिलेटेड पार्टी से करना है करो, भाई से करना है करो, जिससे भी करना है करो, लेकिन एक तरीके से करो, क्योंकि आप लिस्टेड हो, आप लाखों शेयर होल्डर्स के पैसे लेके बैठे हो, तो लाखों शेयर होल्डर इसी भरोसा पे लेके बैठा हो कि आप अपने लोगों का भला नहीं करेंगे, आप सब शेयर होल्डर्स का भला करेंगे, राइट? तो अब जब हम सब शेयर होल्डर्स के बारे में सोच रहे हैं तो हम अपने रिलेटेड पार्टी के साथ सस्ता में ट्रांजेक्शन करेंगे तो मेरी कंपनी का लॉस कर सकते हैं। मान लो हम क्या सोचें कि हम अपने भाई की कंपनी में फटा ज़्यादा मतलब सस्ते दामों में सामान बेचना स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो लॉस किसका होगा? मेरा नहीं, शेयर होल्डर्स का भी लॉस हो रहा है। मेरा तो भाई से प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन शेयर होल्डर्स का क्या, राइट? तो इसीलिए बोला गया कि भाई देखो, आप ट्रांजिशन को रोक नहीं सक रहे आप, लेकिन अगर ऐसा ट्रांजिशन करना है तो कुछ कुछ क्राइटेरिया आपको मानना पड़ेगा। तो बोला भाई क्या क्राइटेरिया मानना होगा? तो देखो आगे भी बोलता है, सबसे पहले आपको ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेके आना होगा, और पहले भी आपको पता है कि अगर आप लिस्टेड हैं तो आपको ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है, बिना ऑडिट कमेटी के तो काम चलेगा नहीं, तो आपको ऑडिट कमेटी वैसे ही बनाना है। अब ऑडिट कमेटी आपने बना लिया, बोला हाँ सर ऑडिट कमेटी तो हम बना के बैठे हुए हैं। ऑडिट कमेटी के पास गए, बोले देखिए सर हम एक ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं जो कि हमारी रिलेटेड पार्टी के साथ है और हमारे 10% कंसोलिडेटेड टर्नओवर से भी ज़्यादा का ट्रांजेक्शन है। ऑडिट कमेटी बोला ठीक है, तो क्या दिक्कत है भाई? अब हमको ऑडिट कमेटी क्या बोला है कि आपका हमको अप्रूवल चाहिए, ठीक है, प्रायर अप्रूवल चाहिए, पहले ही अप्रूवल हमको आपका अप्रूवल चाहिए ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो ऑडिट कमेटी सोचेगा ना, ऐसे ही थोड़े बोल देगा कि ठीक है जाओ कर लो, नहीं सोचे बोलेगा, सोचेगा एक बार। क्या सोचेगा वो? कुछ सोचेगा, तो क्या सोचेगा? देखो सोचने के लिए वो क्या क्या चीज़ सोचेंगे, देखो ये सब चीज़ सोचेंगे वो क्या क्या सोचेंगे। क्या ये जो हमारी पॉलिसी हम बनाए हुए, जो बोर्ड पॉलिसी बनाया है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए, क्या ये पॉलिसी के हिसाब से है? फिर वो सोचेगा कि क्या जो हम लोग अप्रूवल दे रहे हैं, ऑमनिबस अप्रूवल या फिर जो भी दे रहे हैं, ये जो भी दे रहा है ये हमारे लिस्टेड एंट्री के इंटरेस्ट में है ना। ओके, ये देखेंगे किस टाइप का ट्रांजेक्शन है भैया, थोड़ा दिखाओ, कितना अमाउंट का ट्रांजेक्शन है, कितना पीरियड का ट्रांजेक्शन है, सब चीज़ चेक करेंगे हम। फिर हम सब कुछ डिटेल दिए, वो ये सब देखेंगे। ऑडिट कमेटी क्वार्टरली चेक भी करेगा, अगर ऑमनिबस अप्रूवल है तो क्वार्टरली चेक करेगा, वरना सिर्फ अप्रूवल देते टाइम चेक करेगा। ओके, अब बात आता है कि भाई ऑमनिबस अप्रूवल जो आप बोल रहे हैं, ये ऑमनिबस अप्रूवल है क्या चीज़, है किस खेत की मूली? देखो ऑमनिबस अप्रूवल का मतलब क्या होता है ना, एक बार में अप्रूवल दे देंगे साल भर के लिए। अब मान लो हमको बार बार मटेरियल खरीदना है, बेचना है अपने रिलेटेड पार्टी से, तो हम बार बार ऑडिट कमेटी से एक बार मीटिंग करेंगे, पूछेंगे, तो मेरा नहीं लग रहा है कि काम में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन आएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा मेरा काम में, है ना? तो अब हम चाहते हैं कि ये काम मेरा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ये जो वर्क है ना बहुत स्मूथली परफॉर्म करे। तो हमने देखो ऑडिट कमेटी, हमको ये तो काम साल भर करना है, का काम सालों भर करना है। तो ऑडिट कमेटी बोला ठीक है, क्या चाहते हो भाई? तो हम बोले कि हमको साल भर के लिए एक बार में मंजूरी दे दो। क्या बोले? साल भर के लिए एक बार में अप्रूवल दे दो। तो ऑडिट कमेटी बोलेगा बस यही बात है, हम आपको साल भर के लिए एक बार में अप्रूवल दे देंगे, अगर ये कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो आपने जो पॉलिसी बनाया है उसके हिसाब से आप काम करोगे। आप क्या सच में ज़रूरी है ऑमनिबस अप्रूवल का? ऑडिट कमेटी देखेगी, हाँ लग तो रहा है ज़रूरी है, बार बार ट्रांजेक्शन करना है, ज़रूरत है ना इसकी। फिर देखेंगे कितना अमाउंट का ट्रांजेक्शन है भाई, किस टाइप का ट्रांजेक्शन है, कितना पीरियड तक आप ट्रांजेक्शन करोगे। और एक बात, मैक्सिमम आप 1 साल के लिए ही आप ऑमनिबस अप्रूवल ले सकते हो, इससे ज़्यादा काम नहीं करेगा। 1 ईयर से ज़्यादा ये काम नहीं कर सकता ऑमनिबस अप्रूवल, उससे ज़्यादा का ले ही नहीं सकते। और वो भी जो अप्रूवल लेंगे ना, ऑडिट कमेटी हर बार चेक करती रहेगी, हर क्वार्टर में चेक करेगी क्या सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है ना। रिलेटेड पार्टी बहुत रिस्की चीज़ है, रिलेटेड पार्टी अपने ही
रिलेटिव के साथ ट्रांजेक्शन है तो बहुत रिस्की हो गया। अब इस चीज़ के लिए हम ऑडिट कमेटी हर बार चेक करते रहिए कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं हो रहा है ना, अंदर हो सकता है घोटाला। चलिए, तो ऑडिट कमेटी से रिलेटेड पॉइंट क्लियर हो गया। हमको ऑडिट कमेटी का 2 टाइप का अप्रूवल मिला। पहला कौन सा था, एक था हमारा नॉर्मल, कोई बड़ा ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, एक बार में अप्रूवल ले लिए, सर ये वाला काम करना है, अप्रूवल दे दो। वो लोग देखा, हाँ ठीक है कर लो, अप्रूवल हो गया। अगर हमको बार बार ट्रांजेक्शन करना है, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है, बार बार करना है ये सब ट्रांजेक्शन, तो हम ऑमनिबस अप्रूवल ले लिए, एक बार में पूरे साल का मतलब पूरा ईयर का एक बार में अप्रूवल ले लिए। वो लोग चेक करता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, नेक्स्ट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। हम ऑडिट कमेटी का तो अप्रूवल लेकर आ गए, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लाके हम बोले चलो मेरा काम हो गया। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग किए होंगे, बोर्ड मीटिंग किए होंगे तो हम बोलेंगे कि यार बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हो जाता है कि ऑडिट कमेटी का भी अप्रूवल चाहिए। बोर्ड मीटिंग के बाद हम ऑडिट कमेटी का भी अप्रूवल ले लिए, ऑडिट कमेटी अप्रूवल लेने के बाद आप क्या बोलेंगे, हो गया काम। शेयर होल्डर का मीटिंग करेंगे, भाई ऐसे थोड़े हो गया काम। अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, अब शेयर होल्डर का ही पैसा लगा हुआ है तो उनको पता चलना चाहिए ना कि हम लोग ऐसा काम करने वाले हैं। उनको कैसे पता चलेगा, हम उनका अप्रूवल लेंगे। अब शेयर होल्डर से हम लोग रेजोल्यूशन पास करवाएंगे। और एक बात, जब हम लोग रेजोल्यूशन पास करवाएंगे ना शेयर होल्डर से, एक भी रिलेटेड पर्सन वोट नहीं कर सकता। अगर बोर्ड मीटिंग में कोई ट्रांजेक्शन होने वाला है तो सेक्शन 184 आपको याद होना चाहिए आई थिंक। अगर बोर्ड मीटिंग में कोई भी रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन के लिए आप डिस्कशन करने जा रहे हो तो जो डायरेक्टर रिलेटेड है ना वो वोट नहीं कर सकता, ना ही वो उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा। उस रेजोल्यूशन के लिए वो मीटिंग से निकल के बाहर चला जाएगा, भैया हम जा रहे हैं, ठीक है। वो मीटिंग, वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, नहीं हुआ जो भी होगा उसके बाद वो वापस एंटर करेगा। उस रेजोल्यूशन के लिए उसको उस मीटिंग में बैठने का परमिशन नहीं है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में तो बैठने का परमिशन है अगर वो कंसेंट को बता देते हैं तो, बट पब्लिक में अलाउड ही नहीं है, तुम बैठ ही नहीं सकते आप रिलेटेड पार्टी हो तो। शेयर होल्डर के केस में भी वही है, अगर आप शेयर होल्डर हैं कंपनी के, एसआर पास करने वाले हैं, तो अगर डायरेक्टर भी तो शेयर होल्डर होता है, डायरेक्टर भी तो शेयर परचेज करके बैठा हुआ है, वो बोलेगा कि भाई हम भी वोट करेंगे, तो नहीं। अगर आप रिलेटेड हैं, डायरेक्टर भी हैं, जो भी हैं, शेयर होल्डर्स के रूप में आप वोट करना चाहते हैं ना, अगर आप रिलेटेड हैं तो आपको वोट करने का हक नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे हक को छीना जा रहा है, आप रिलेटेड पार्टी हैं, कैसे आपको हक दे दें, आप तो हमेशा फेवर में वोट करेंगे, राइट। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया एसआर एनजीएम तक। अब आते हैं एक्सेप्शन। अब ये रेजोल्यूशन जो शेयर होल्डर का अप्रूवल है ये कब कब नहीं चाहिए, 2 कंडीशन। अगर गवर्नमेंट कंपनी के बीच में हो रहा है तो दो गवर्नमेंट कंपनी आपस में ट्रांजेक्शन कर सकती है, गवर्नमेंट कंपनी के लिए हमेशा हर चीज़ का एग्जम्पशन मिल जाता है, ठीक है। या फिर अगर होली ऑन सब्सिडरी, वर्ड क्या है, होली ओन सब्सिडरी, जिनका अकाउंट कंसोलिडेट होता है, होली ऑन सब्सिडरी का अकाउंट कंसोलिडेट होता है। अब अगर होली ऑन सब्सिडरी का अकाउंट ऑलरेडी कंसोलिडेट होना है, मतलब अगर हम सस्ते दाम पर उनको बेच भी देते हैं तो लास्ट में क्या होने वाला है, प्रॉफिट तो हमारी ही बैलेंस शीट में दिखेगा ना, प्रॉफिट तो हमारे ही पीएल में आने वाला है, क्या दिक्कत है। आज हम 100 रुपये का सामान 10 रुपये में अपने सब्सिडरी को बेच दिया, होली ऑन सब्सिडरी है, पूरा का पूरा उसका सब कुछ मेरा ही है, जो है उसका सब मेरा है, ओके, कुछ भी उसका अपना है ही नहीं। होली ऑन सब्सिडरी मतलब 100% शेयर होल्डिंग हमारी कंपनी का। हम 100 रुपये का सामान 10 रुपये में उसको बेच दिए, हमको 90 रुपये का घाटा हुआ मानते हैं, 90 रुपये का उसको फ़ायदा भी हुआ है। अब वो 90 रुपये का फ़ायदा कहाँ दिखेगा, हमारे ही तो पीएल में दिखेगा, हमारे ही तो कंसोलिडेटेड पीएल में दिखेगा ना, राइट, हमारे ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अल्टीमेटली दिखने वाला है, तो क्या दिक्कत है, कोई खास इफेक्ट नहीं आने वाला है। इसलिए इनको भी एग्जाम्प्ट कर दिया गया कि भाई जा जी ले अपनी ज़िंदगी, जा जो करना है कर, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अदर प्रोविजंस, कुछ अदर भी प्रोविजंस है, लाइक प्रोविजन रिगार्डिंग द शैल एप्लीकेबल टू द ऑल प्रोस्पेक्टिव ट्रांजेक्शन। अब ये जो ट्रांजेक्शन है ये सभी ट्रांजेक्शन के लिए एप्लीकेबल होते हैं, जो भी रिलेटेड पार्टी है वो वोट नहीं करेंगे उस ट्रांजेक्शन के अंदर, ठीक है, बस वही है। चलिए, तो जो रिलेटेड पार्टी हैं वो लोग वोट नहीं करने वाले हैं, सिंपल सी बात है, और जनरल मीटिंग में भी वो लोग वोट नहीं करेंगे। और लिस्टेड एंट्री शैल सबमिट, लिस्टेड एंट्री को 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर हाफ ईयरली बेसिस डिस्क्लोज करेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। हम लोग जब भी हाफ ईयरली में अपना जो हाफ ईयरली ट्रांजेक्शन दिखाते हैं, क्वार्टरली जो हाफ ईयरली कंप्लायंस करते हैं, 30 डेज़ के अंदर लोग अपना दिखाते हैं कि भाई देखो हमारा ये डिटेल्स है, उसके 30 दिन के अंदर हम ये भी बताएंगे कि हमारा रिलेटेड पार्टी का कितना ट्रांजेक्शन है, रिलेटेड पार्टी के साथ हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन किए हैं, ताकि जो इन्वेस्टर है, जो शेयर होल्डर, उनको पता चले अच्छा इतना प्रॉफिट हुआ, इसमें तो इतना रिलेटेड पार्टी है, ओके। चलिए, तो रिलेटेड पार्टी का हमने पूरा प्रोविज़न आपके ही बुक से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, जस्ट दिल थाम के बैठिए। रिलेटेड पार्टी के एक बार फटाफट ओवरव्यू दे देते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 76 के अंदर हमने रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन देखा, और रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन आई थिंक अब आपको याद होना चाहिए कि भाई डायरेक्टर, KMP, ये लोग हमेशा फंसेंगे।
फर्म है, हमारे यहाँ के लोग वहाँ पे भी पार्टनर बन गए, गलत बात है। प्राइवेट कंपनी है, हमारे यहाँ के लोग वहाँ पे मेंबर या फिर डायरेक्टर बने हुए हैं, गलत बात है। एक पब्लिक कंपनी है, हमारे यहाँ के लोग वहाँ पे अकेले या फिर अपने रिलेटिव के साथ 2% होल्ड करके बैठे हुए हैं, गलत बात है। बॉडी कॉर्पोरेट है, एक बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें जो हमारे ही ऑर्डर से चलते हैं, तो भी गलत बात है, मतलब गलत बात मतलब रिलेटेड पार्टी है हमारे, ठीक है। एक्सेप्शन भी था कि आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइजर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। होल्डिंग सब्सिडरी, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए, होल्डी ऑन सब्सिडरी नहीं बोला है, होल्डिंग सब्सिडरी बोला है। कब ट्रांजेक्शन को मटेरियल मानेंगे? 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर। एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर वर्ड नहीं दिमाग से जाना चाहिए। अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी दो टाइप का अप्रूवल देती है, एक ऑमनिबस अप्रूवल, एक नॉर्मल अप्रूवल। नॉर्मल अप्रूवल साल में एक ही ट्रांजेक्शन करना है, एक बार अप्रूवल ले लो। ऑमनिबस अप्रूवल साल भर ट्रांजेक्शन करना है, तो ये सब चीज़ें वो देखेंगे भी, क्या पॉलिसी के हिसाब से हो रहा है ना, लिस्टेड हमारे कंपनी को बेनिफिट है ना, किस टाइप का ट्रांजेक्शन है भैया, कितना ट्रांजेक्शन है, कितनी बार करना है आपको। ओके, हम क्वार्टरली चेक भी करेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, जब मन करेगा उसको हम देखते रहेंगे। ओके, और एक साल से ज़्यादा का तो कर ही नहीं सकते हैं। फिर हम लोग शेयर होल्डर्स का अप्रूवल, शेयर होल्डर के पास जाएंगे, भाई आपका भी अप्रूवल चाहिए, लेकिन इसका भी दो एक्सेप्शन था कि गवर्नमेंट कंपनी, और एक आता है हमारे जो इसका होली ऑन सब्सिडरी जिसका हमारा बुक्स कंसोलिडेट होता है, उनका एक्सेप्शन में है। क्लियर। अदर प्रोविजन, रिलेटेड लोग वोट नहीं करेंगे, और एक हम लोग को अलग से रिपोर्ट बना के भेज देना पड़ता है कि देखो भाई रिलेटेड पार्टी का इतना हमने ट्रांजेक्शन किया है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। क्लियर, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, पक्का आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, आगे का जो पार्ट है हमारा कंप्लायंस। अगर देखो, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, दो टाइप की सिक्योरिटी हमने पढ़ी है। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी जो कभी इक्विटी बन ही नहीं सकती। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मतलब वो सिक्योरिटी जो पैदा ही इक्विटी हुई है या तो बड़ा होकर इक्विटी बन जाएगी। इजी एग्जांपल, आज इक्विटी ही पैदा हुई है, मतलब इक्विटी ही इशू किया है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, या फिर वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगी। कोई भी चीज़ इशू की है जो आगे जाके कन्वर्ट होने वाली इक्विटी में, आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगी, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी जो कभी इक्विटी बन ही नहीं सकती, जो कभी इक्विटी बन ही नहीं सकती, इसको डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी। नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और बोथ। अब देखो, नॉन कन्वर्टेबल क्यों बोला गया? क्योंकि अगर कन्वर्टेबल हो गया तब तो भैया तब तो ऊपर वाला रेगुलेशन आ जाएगा। अगर नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट इशू करने वाला है तो क्या क्या कंप्लायंस होने वाले हैं आपके पास। अब देखो, अगर आप सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल डेप्ट या फिर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या फिर दोनों मिला जुला के कहिए, ओके, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी बेसिकली अगर आप इशू कर रहे हैं तो आपको क्या क्या कंप्लायंस करने होंगे स्टॉक एक्सचेंज के साथ सेबी एलओडीआर में। सबसे पहले क्या होगा, आपको 11 दिन पहले बता देना पड़ेगा जब भी ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट और डिवेंचर ऑफ द बॉन्ड एंड रिडम्पशन अमाउंट ऑफ रिडम्पशन शेयर होल्डर डिवेंचर बॉन्ड शैल बी पेबल। जब भी आपका ड्यू डेट आने वाला है ना, 11 दिन पहले इंटीमेट कीजिए। देखिए सर ड्यू डेट आ गया, हम बता दें आपको, स्टॉक एक्सचेंज को पहले ही बता देंगे। स्टॉक एक्सचेंज सुन लिया, ठीक है भाई। हम एक बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं और बोर्ड मीटिंग में ना हम लोग कुछ चेंज लाना चाहते हैं। क्या चेंज लाना चाहते हैं भाई? जिससे उनका राइट वगैरह चेंज हो जाए, ठीक है। हम एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज पहले ही, जिस बोर्ड मीटिंग में हम ये डिसाइड करेंगे उससे 2 दिन पहले ही, 2 वर्किंग डेज बोला है। अब 2 वर्किंग डेज का मतलब जो वर्किंग डेज होते हैं, मतलब सैटरडे आपका छोड़ दो, संडे आपका छोड़ दो, ठीक है, और अगर कोई हॉलीडे पड़ जा रहा है तो उसको भी छोड़ दो। वर्किंग डेज, 2 वर्किंग डेज, मतलब अगर फ्राइडे का बाद बोला गया है तो सैटरडे संडे तो गया, मंडे ट्यूसडे कंसिडर किया जाएगा। ओके, 2 वर्किंग डेज, 2 दिन पहले ही एडवांस में। ओके, ओ सॉरी, आगे का, अगर ट्यूसडे को हम लोग बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं तो फ्राइडे को ही बताना पड़ेगा। सॉरी, ट्यूसडे को अगर बोर्ड मीटिंग करना चाहते हैं तो सैटरडे संडे तो काउंट होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तो मंडे और इधर फ्राइडे तक को ही बता देना पड़ेगा हमको, 2 दिन पहले मतलब, और एक दिन पहले थर्सडे को ही बताना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आता है हाफ ईयरली फिनांस रिजल्ट। हाफ ईयरली फाइनेंस रिजल्ट यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा, और 45 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट भी देना पड़ेगा जिस दिन आपका फिनांसियल खत्म होता है। क्या चीज़ देंगे भाई? हम ऑडिटेड या फिर अनऑडिटेड जो भी हो दे सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे, डिटेल दे देंगे उस चीज़ के बारे में। कॉपी ऑफ फिनांशियल रिजल्ट एंड डिवेंचर ट्रस्टी। अब हमारा डिवेंचर, जो भी अगर आप डिवेंचर इशू किए हो तो एक डिवेंचर ट्रस्टी होगा। डिवेंचर ट्रस्टी ये सर्टिफाई करेगा कि जो भी हाँ एसेट वगैरह तो सब कुछ सिक्योर है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कोई इशू नहीं है, ठीक है। एनुअल फिनेंशियल रिजल्ट, एक ऑडिटेड फिनेंशियल रिजल्ट, साल में एक बार एक फिनेंशियल रिजल्ट बनाएंगे और हम लोग को उसको 60 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा।
सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट, अब डिवेंचर ट्रस्टी एक सर्टिफिकेट देगा कि भाई देखो जो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था ना वो सारा बात का कंप्लायंस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घोल घोटाला नहीं चल रहा है यहाँ पे। डिस्क्लोजर ऑफ एसेट कवर, मतलब जो हमने सिक्योरिटी क्रिएट की थी, मतलब अगर आप डिवेंचर इशू कर रहे हो तो कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है, वो जो सिक्योरिटी आपने दी थी ना वो सिक्योरिटी सिक्योर है सर, उस सिक्योरिटी के साथ कुछ नहीं हुआ, सिक्योरिटी अभी भी पड़ी हुई है, बची हुई है सिक्योरिटी। और क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे हम बताते रहेंगे कि एसेट हमारा बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। रेटिंग, साल में एक बार क्रेडिट रेटिंग जरूर लेंगे कि देखो भाई जो हम आपको इशू करते समय जो क्रेडिट रेटिंग थी ना अभी भी वैसे ही है या फिर चेंज हुई है तो देख लो भाई, चेंज हो रही है, अब क्या करना है आप समझ लो। ओके, बता देते हैं। और एक एनुअल रिपोर्ट तो जाएगा ही जाएगा, मैंडेटरी है भाई। एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या होगा, ऑल नोटिस रेजोल्यूशन जो भी आपने इशू किए होंगे सब कुछ, सारा डिटेल कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट हाफ ईयरली बेसिस पे आपको सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है आई थिंक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और, आपके जो इक्विटी वाले कंप्लायंस है ना वो ज़्यादा एग्जाम में आने के चांसेस है, ये वाले पार्ट ना कम चांसेस है, लेकिन अगर उनको पेपर खराब करने का बहुत ज़्यादा इच्छा किया कि नहीं नहीं हम पेपर तो खराब करके रहेंगे, तुम बेटा कितना पढ़ के आओगे, इस सिचुएशन में वो आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं। तो हम नहीं बोलेंगे कि आप पूरा पूरा रट लो, पूरा सेक्शन रेगुलेशन टाइटल रटो, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये चीज़ होने वाला है तो क्या क्या चीज़ इशू करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे ही, जब भी ड्यू डेट आएगा तो स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे ही। बोर्ड मीटिंग करेंगे जब भी कोई चेंजेस लाने वाले हैं उनके, अगर राइट में अगर कोई चेंजेस आ रहा है तो उसको भी पहले ही बता देंगे। एक एनुअल रिपोर्ट देंगे, एक डिवेंचर ट्रस्टी से अप्रूवल लेंगे ही। ओवर विद रहो, एसेट जो है वो प्रॉपर्ली सिक्योर है ही हमारे पास, एनुअल रिपोर्ट देना ही है। तो ऐसे 5-6 पॉइंट आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे और ये मोर देन सफिशिएंट है इस सिचुएशन में, ठीक है। अब आते हैं वेरियस पॉलिसी टू बी मेंटेन बाय लिस्टेड कंपनी। अब कुछ कुछ पॉलिसीज होती है जो लिस्टेड एंटिटी को बनाना मैंडेटरी होता है। ओके, ये पॉलिसीज कौन कौन से हैं, ये पॉलिसीज आपको कंपनी के वेबसाइट पे पक्का मिलेगी हर लिस्टेड कंपनी के। सबसे पहले डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन की पॉलिसी, दो टाइप की पॉलिसियाँ होती है, देखो एक परमानेंट होती है, मतलब दो टाइप की डॉक्यूमेंट होता है, एक परमानेंट नेचर का लाइक कंपनी का MOA AOA इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, राइट, और एक होता है जो 8 साल के लिए होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह। ओके, नेक्स्ट आता है पॉलिसी फॉर डिटरमाइंड मटेरियलिटी। अब मटेरियल सब्सिडरी वो है कि नहीं, हम एक पॉलिसी बनाएंगे कि जिसके साथ भी हमारा इतना ट्रांजेक्शन हो रहा है, इतना ये एक होल्डिंग हो रहा है, वो हमारी मटेरियल सब्सिडरी होगी, तो उसका एक अलग पॉलिसी होगा। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी हम बनाएंगे, और लिस्टेड एंटिटी के लिए बनाना रिस्क मैनेजमेंट कमेटी भी बनाना मैंडेटरी है। और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कौन बनाता है, कंपनी के लोग बनाते हैं, कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं भाई, कि हमारा जो कंपनी का रिस्क कौन जानेगा बेहतर, कंपनी के लोग, इसलिए डायरेक्टर को दे दिया जाता है कि कंपनी का इंटरनल लोग देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, सोचो अपना। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट ताकि डिस्प्यूट ना हो, कंपनी के अंदर इंटरनल मैटर में झगड़ा ना हो। कोड ऑफ कंडक्ट, आपको ये काम करने, हमको ये काम करने, उसको वो काम करना है, वो अपना काम कर लिया, अब हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेगा, इसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। एकदम फ्लो ऑफ जो वर्क फ्लो है ना बहुत आसानी से होता है। अब मान लो अगर कुछ ऐसा रहा नहीं, हम उसका काम, मतलब उसका भी काम हम ही कर दे रहे हैं, वो मेरा काम कर दे रहा है, कोई किसका काम कर दे रहा है, लास्ट में इल्ज़ाम लगाना होगा, काम बिगड़ गया तो कौन किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, समझा ना। तो वो इल्ज़ाम नहीं, मतलब सब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा के बच ना जाए, इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है। आपने अपना काम किया ना प्रॉपर्ली, हाँ किया, ठीक है आप अच्छे हैं, आपने किया है, हाँ अच्छे हैं, आपने किया नहीं नहीं आपने नहीं किया, आपके ऊपर जो भी लगना लगेगा। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है जो बनाना ज़रूरी होता है। विजिल मैकेनिज्म इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि विजिल मैकेनिज्म के अंदर आप कोई भी कंप्लेन को, कोई भी चीज़ को आप इन्फॉर्म, जो रिपोर्ट है जेन्युइन कंसर्न के बारे में आप बता सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकता है, वो डायरेक्टर हो सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में आप ऑडिट कमेटी के चेयर को आप बता सकते हैं। अब मटेरियलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में, अब जो पॉलिसी जो ऊपर पड़े थे ना अभी, मटेरियल जो ऑडिट कमेटी अप्रूवल देने से पहले देखेगा कि क्या बोर्ड की पॉलिसी के हिसाब से ये ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तो वही पॉलिसी भी तो बनाना पड़ेगा आपको। क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया होगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अप्रूवल के लिए, ऑमनिबस अप्रूवल देने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे। पॉलिसी फॉर डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी, मटेरियलिटी डिटरमाइन कैसे करेंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, ये सारी पॉलिसीज आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी पॉलिसी का नाम पता होना चाहिए। अब नाम कैसे याद रहेगा, खुद सोचो। डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करना ही हम लोग को, कंपनी को डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करेंगे सर, डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करने के लिए एक पॉलिसी बनाना ही है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी भी बनाए थे तो उसका पॉलिसी भी बनाएंगे। कोड ऑफ कंडक्ट ताकि लोग का झगड़ा ना हो आपस में, ओके। विजिल मैकेनिज्म हमेशा से पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ेंगे, ये भी जरूरी है, ज़रूरी, ठीक है। ऑमनिबस अप्रूवल के लिए भी पॉलिसी होना ही चाहिए आपके पास। डिविडेंड एक ये भी होना चाहिए।
मोर्टेलिटी को डिफाइन करने के लिए पॉलिसी। तो ऐसे 6-7 पॉइंट तो आपके दिमाग में रहेंगे ही, सारे पॉइंट याद नहीं रह सकते, पॉसिबल है। तो 6-7 पॉइंट जो कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कुछ तो दिमाग में रहेगा ना, पूरा तो खाली रहेगा नहीं ऊपर वाला हमारा, है ना वही। तो ये सारी वेरियस कमेटी है जो कि मैंडेटरी। अब इसके अलावा कुछ अपने मन से भी आप कमेटी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कमेटी बना ही नहीं सकते। आपका मन करे तो आप अपने मन से 10 कमेटी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सारी कमेटी बनानी जरूरी है, लिस्टेड कंपनी अगर आप है तो, ठीक है। अब लाइबिलिटी फॉर कॉन्ट्रावेंशन, अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो LODR का तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है, सस्पेंड, आपका ट्रेडिंग रोका जा सकता है, सस्पेंड कर सकता है, ओके। या फिर आपको फ्रीज ऑफ द प्रमोटर ग्रुप को फ्रीज कर सकती है, प्रमोटर ग्रुप छोड़ के नहीं जाएगा ग्रुप को, प्रमोटर ग्रुप चुपचाप वहीं पे पड़े रहो, भले कंपनी कुछ भी हो। होल्डिंग ऑफ डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी एज मे बी एप्लीकेबल इन द कोऑर्डिनेशन विद द डिपॉजिटरी, ठीक है। या फिर और भी कुछ भी जो भी सेबी को टाइम टू टाइम लगे। ये कभी कभी पूछ देता है सीधा 2 मार्क्स के लिए, बता दो तो बाबू कौन कौन सा अगर कॉन्ट्रावेंशन किया तो क्या क्या हो सकता है, फाइन लगेगा, ट्रेडिंग रोकेंगे, प्रमोटर को फ्रीज कर देंगे, बेसिक सा काम, ठीक है। अब फाइन किस चीज़ के ऊपर कितना है, पेनल्टी किस चीज़ के ऊपर, फाइन कितना है, कौन सा चीज़ कितना पेनल्टी लग रहा है, वो सब चीज़ रेगुलेशन वाइज होने वाला है, वो चीज़ याद नहीं रहता है आपको, इसलिए हम यहाँ पे भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारा लास्ट वाला वीडियो में सब कुछ कंसिडर होगा। अब एक CS कंपनी सेक्रेटरी जो कि हमारा कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में ट्रीट किया जाता है लिस्टेड कंपनी के अंदर, उसका रोल क्या क्या होता है। अब वो ये देखेगा कि बेसिकली रेगुलेटरी प्रोविजंस का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, और वो भी लेटर एंड स्पिरिट में। लेटर एंड स्पिरिट मतलब ना, जो स्टैट्यूट एक्चुअल में कहना चाहता था हम उसका कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं। हम स्टैट्यूट क्या बोलता है कि भाई तुम बोर्ड मीटिंग करो साल में 4 बार, हम क्या किए, एक दिन बैठे, चारों का मिनट बना के बैठ गए, हो गया बोर्ड मीटिंग। सिर्फ बोर्ड क्या क्या कानून ये चाहता था, क्या स्टैट्यूट ये चाहता था, वो चाहता था कि लोग एक बार सच में मिले और आपस में डिस्कशन करें, प्रॉपर नोटिस जाए, प्रॉपर एजेंडा जाए, सब कुछ वो आपस में अच्छे से डिस्कस करे ताकि कंपनी अच्छे से चले। तो हम लेटर एंड स्पिरिट में कानून जो एक्ट है ना, उसके जो वो एक्चुअल चाहता था, जो जो कानून बनाने वाले का जो इंटेंशन था, उसको हम कंप्लाई कर सकें, ठीक है। हम कोऑर्डिनेट करें ना स्टॉक एक्सचेंज को, डिपॉजिटरी वगैरह को, लोडर वगैरह को, सब कुछ को कोऑर्डिनेट कर रहा है। हम ग्रीवेंसेस रिड्रेसल को अच्छे से देख रहे हैं, लोगों के प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उनको सॉल्व करवा रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि हम चुपचाप घूम रहे हवा खा रहे हैं। और कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है, राइट। और जो कि साइन कौन करेगा, कंप्लायंस ऑफिसर करेगा और शेयर ट्रांसफर एजेंट करता है, ओके। नेक्स्ट, कंपनी CS ने अगर प्रैक्टिस में है तो भी उसका कुछ कुछ ड्यूटी आता है, क्या क्या भाई, वो शेयर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी का ये देता है कि हाँ हमने सब कुछ एक्ट के हिसाब से किया है, रेगुलेशन के हिसाब से किया है। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ कंडीशन ऑफ अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो हमारा अभी 17 से 27 तक देखे थे ना, वो सारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है हमारे पास, वो भी हम ऑथराइज करते हैं। सर्टिफाई रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ 100% एसेट कवर, जो भी आपने नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू किया है, उसकी जो एसेट्स हैं वो प्रॉपर्ली सिक्योर है, वो बर्बाद नहीं है, वो बचे हुए हैं, सच में बचे हुए हैं, इस बात की भी गारंटी देते हैं। सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट MR3, राइट। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन, और हम लोग ये भी एक सर्टिफिकेट देता है प्रैक्टिसिंग CS की जो भी डायरेक्टर हैं यहाँ के, वो डिस्क्वालीफाई नहीं है, वो अच्छे लोग हैं MCA के हिसाब से, जो भी मतलब क्राइटेरिया दिया गया ना, वो लोग डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 164 के अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं। एंड 165 का जो डायरेक्टरशिप है वो भी आप नहीं छोड़ते हैं। अब आता है कुछ कुछ केस लॉ, हम लोग इस केस लॉ को भी नहीं छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे भाई। पिक्चर हाउस मीडिया लिमिटेड वर्सेस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इस केस में हुआ क्या ना, इस केस में बोला गया कि वुमन डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए बोला गया था। ये कंपनी क्या किया, वुमन डायरेक्टर को भगा तो दिया लेकिन अपॉइंट लेट से किया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोला गलत बात है, उसका ईगो हट हो गया, क्या बात है, वुमन को कैसे भगा दिए आप वुमन को कैसे भगा दिए, आप किसी और को भगाइए, वुमन को नहीं भगाइए। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इनके ऊपर फाइन लगा दिया इतना रुपये का, आओ वायलेशन की, और रेगुलेशन 17(1), 19(1) और 19(2) का। कंपनी बोला यार ये क्या बात हुआ, फटाफट कंपनी साइड के पास गया, साइड बोला यार ये क्या बात हुआ, डिड नॉट फाइन, कोई गलती तो है नहीं, कुछ तो दिक्कत है ही नहीं, सही तो लगाया है फाइन, तुम एक तो टाइम पे निकाल दिए और नया लाने के समय तुम आनाकानी कर रहे हो, टाइम पे लाए क्यों नहीं, ठीक है। तो कुछ हुआ नहीं, आपको टाइम पे लाना पड़ेगा वुमन डायरेक्टर को। नेक्स्ट केस स्टडी, अब ये केस स्टडी काफ़ी अच्छा केस स्टडी है। अब ये देखो, ये आपसे 8 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, अगर चाहें तो पेपर ख़राब करने का बहुत ज़्यादा उनका मन करे तो कर सकते हैं। अभी न्यू सिलेबस नया नया चल रहा है तो इतना टफ क्वेश्चन वो करेंगे नहीं, बट जैसे जैसे ये थोड़ा पुराना होते जाएगा वैसे वैसे पेपर का जो पैटर्न है ना वो टफ होता जाएगा, ठीक है।
अब इसमें क्या बोला गया था ना कि एक कंपनी थी जिसमें ना ये माया का पास 24% तो होल्डिंग था, मेजर शेयर होल्डर्स थी, ठीक है, लेकिन कुछ कारण की वजह से ये क्या की अपना कंपनी को अपना पोस्ट छोड़ दी, होल्डिंग अपने पास रखी थी, बट कंपनी के अंदर क्या करिए ना ये दूसरे पर्सन को बैठा दिया अपने जगह पे। ओके, ये अपना काम मतलब होल्डिंग लेके बैठी हुई थी चुपचाप। बाद में देख लीजिए कि एक डायरेक्टर है जो कि कंपनी के अंदर का ट्रांजेक्शन कर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रहा है। ओके, तो इस चीज़ की ये ऐसा एक केस हुआ। अब इस केस के अंदर बोला क्या गया कि अब एज अ कंपनी सेक्रेटरी प्रिपेयर कीजिए, एक रिपोर्ट बनाइए एंड चेयरमैन को एडवाइस कीजिए। अब जब एडवाइस वाला क्वेश्चन आता है ना तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि आपको एक्ट पता होना चाहिए। अगर कानून नहीं पता होगा तो आप क्या एडवाइस दोगे, कौन से कानून के हिसाब से क्या कंप्लायंस करने थे। ओके, बोलेंगे पावर ऑफ बोर्ड, बोर्ड का जो पावर है कंपनीज एक्ट के अंदर वो क्या क्या है, पहले बोर्ड का पावर समझाएंगे, ठीक है। अप्रोप्रिएट मेजर फॉर डीलिंग विद द माया टूवर्ड माया एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला तो हमको बोर्ड का ये तीसरा और ये वाला चीज़ को हमको समझाना है। सॉरी, रेड पेन। ओके, अब देखो हम आंसर कैसे देंगे। सबसे पहले पावर ऑफ बोर्ड समझाएंगे। अब पावर ऑफ बोर्ड के अंदर यहाँ पे देखो बहुत सारा पावर दिया है, सेक्शन 179 पूरा दे दिया है। अब पूरा नहीं लिख के पावर ऑफ बोर्ड का सिर्फ डेफिनेशन डाल सकते हो कि बोर्ड के पास बहुत सारे पावर है। ओके, 2-4 पॉइंट यहाँ के लिख दिए, काम हो गया, क्योंकि पूरा लिख पाना संभव नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही लिखो, 4 नहीं 6 लिख दो जो भी है, ठीक है। एंड इसके बाद फिर इसका क्या क्या ड्यूटी बनता है, गुड फेथ में काम करना, इसका क्या क्या ड्यू डिलिजेंस अपना करना, ये चारों लिख दो, ड्यू डिलिजेंस करना, प्रोटेक्ट करना शेयर होल्डर्स को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, रिलेटेड पार्टी को डिफाइन कर दिया पूरा। अब रिलेटेड पार्टी को आप डिफाइन नहीं कर सकते 276 के हिसाब से, देखो पूरा का पूरा रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन डाल दिया है, तो आप पूरा का पूरा डेफिनेशन तो डिफाइन नहीं कर सकते हो, है ना। अगर कर सकते तो अच्छी बात है। अब कंपनीज एक्ट के अंदर ये क्राइटेरिया भी दी गई है कि कौन कौन सा ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। अगर सेल परचेस कर रहे हो, वो 10% था और 100 करोड़ पीस या 100 करोड़ पीस समथिंग जो भी था, वो क्राइटेरिया अगर आप एक्सीड कर रहे हो तो ओके, पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट यहाँ पे छाप दिया गया है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इस केस के अंदर क्या हुआ था, ये ना इस कंपनी में अपॉइंट हुआ था, अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन अपॉइंट हुआ था। ये केस स्टडी ना सेपरेशन रोल ऑफ एमडी और सेपरेशन सीईओ का था। सीईओ और एमडी के ना रोल को हमेशा सेपरेट करने के लिए बोला जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों, रीज़न है, एमडी जो है ना वो क्या करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, एमडी जो है ना वो कंपनी के बारे में सोचेगा, कंपनी के लॉन्ग टर्म व्यूज के बारे में सोचेगा, लेकिन सीईओ शॉर्ट टर्म व्यूज के बारे में सोचेगा। एमडी शेयर होल्डर्स के बारे, स्टेक होल्डर के बारे में सोचेगा, सीईओ सिर्फ अपने शेयर होल्डर के बारे में सोचेगा। एमडी कंपनी के ग्रोथ के बारे में सोचेगा, सीईओ कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। तो दोनों अगर डिफरेंट पर्सन होंगे ना तो कंपनी अच्छे से चल पाएगी, लेकिन अगर दोनों सेम पर्सन होगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, है ना। एमडी कंपनी के वैल्यूज के बारे में सोचता है, कंपनी का गुडविल बढ़ाना, इज्जत बढ़ाना है। सीईओ सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट दिखा दे कंपनी को। ओके, सजेस्टेड सॉल्यूशन में देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पूरा डेफिनेशन दिया और फिर हम लोग बताएं कि यहाँ पे भाई दोनों को अलग अलग करना ज़रूरी है। बोर्ड का कंपोजिशन पूरा हम एक्सप्लेन किया है कि बोर्ड में कौन कौन से लोग होने चाहिए सेक्शन 149 के हिसाब से। 3 डायरेक्टर पब्लिक कंपनी, 2 डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी, 1 डायरेक्टर ओपीसी कंपनी। अब पब्लिक कंपनी में भी अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो कुछ कंपनियों के लिए 6 डायरेक्टर मैंडेटरी कर दिया गया, याद आ रहा है कुछ 2000 कंपनियाँ थी। 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्राइटेरिया। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्राइटेरिया में भी आपको याद आना चाहिए, अगर चेयरमैन इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो भैया 1/3, अगर एग्जीक्यूटिव है तो 50% ऑफ 50% डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर। सेपरेशन रोल ऑफ सीईओ और सेक्शन 230 ऑफ कंपनीज एक्ट, पूरा कंपनीज एक्ट फिर से आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, देख लीजिए, उनका रोल को सेपरेट किया गया है। और इसी के साथ हमारा लेसन राउंड अप एंड ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। हमने पूरा का पूरा ICSI मैट का ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, पूरा का पूरा चैप्टर 5 का हर एक पॉइंट डिस्कस कर लिया है। आई डोंट थिंक कि अब आपको इसमें कोई भी पोर्शन ऐसा होगा जो आपको नहीं पता होगा इस चैप्टर का, लेकिन अभी भी सेबी LODR का कुछ कुछ पोर्शन है जो आपको नहीं मालूम होगा। वो सारा कुछ हम लोग सेबी के मैनुअल से, जो ओरिजिनल बुक जो बेयर एक्ट है उनका, उससे हम लोग डील करेंगे। तो उससे जब हम लोग डील करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपका हर एक पॉइंट सेबी से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। और सेबी जहाँ जहाँ जिस जिस बुक में होगा आपको इस वीडियो से आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होने वाला है वो हमारा सेबी एलओडीआर का जो एक्चुअल मैनुअल है उसके हिसाब से स्टार्ट होगा वीडियो। अब उसका भी आई थिंक 2 या 3 वीडियो जो भी बनेगा, आई डोंट थिंक कितना वीडियो बनेगा, आई डोंट नो, जो भी वीडियो बने। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, देखते हैं कितना वीडियो बनता है। एंड इसके बाद हम लोग एक लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट पे चलेंगे, वहाँ पे सारी पॉलिसी सब कुछ को एकदम एक एक करके देखेंगे, डाउनलोड करेंगे, देखेंगे। ओके ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर देना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करना, और सब्सक्राइब तो भाई ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब किए बगैर ना मोटिवेशन नहीं आता आपका, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, कि इतना मेहनत से वीडियो बनाया समझाया हूँ, अब एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे लेटेस्ट अपडेट यहाँ मिल जाएगा। हर एक चीज़ अमेंडमेंट वगैरह जो भी आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। सेबी से रिलेटेड हर एक चैप्टर का वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो फटाफट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, और कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।